संसद, पार्लियामेंट, बीपीएससी, यूपीएससी में हर साल 3 से 4 सवाल जरूर पूछे जाते हैं और आज की वीडियो देखने के बाद आप 4 मार्क्स पक्का कर सकते हैं एग्जाम्स में। फैक्ट्स को पढ़ने के बाद हम लास्ट में रैपिड रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 110। याद रखना है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसे सौंपते हैं? किन्हें सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? यह वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर बताया गया है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं वह लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किए जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंस को समझना है। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वह राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, जबकि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यह लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं में से चयनित किए जाते हैं। इनके डिफरेंस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति, ऐसी शक्ति जो राज्यसभा के पास है जबकि लोकसभा के पास नहीं है, के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? यह अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 कहता है, अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से नेशनल इंटरेस्ट में रिजोल्यूशन पास करता है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करते हैं। यह राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, याद रखना है, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची, कई बार पूछा गया है, किस प्रकार के प्रावधान है? तो यह है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। फ्रेंड्स, अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, चौथी अनुसूची, यह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों यानी कि प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? यह है अनुच्छेद 105। फ्रेंड्स, जो भी अनुच्छेद बताए जा रहे हैं यह काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि डायरेक्टली एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको काफी ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर बताया गया है, लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति यानी कि कोरम यह कितना होती है? तो यह सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 होती है। याद रखना है, कोरम कितना होता है? तो 1/10 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? या कितनी है? तो 30 वर्ष। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बताना है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? यह है राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह उपराष्ट्रपति होते हैं और वे उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। याद रखना है, यह कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं जबकि उसके सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह कौन सा है? तो अनुच्छेद 253। कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 253 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति से। यहां पर बताया गया है, याद रखना है, अगर पूछा जाए संसद में कौन कौन सम्मिलित है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को याद रखना है। क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं इनमें से कौन से संसद में सम्मिलित है, तो याद रखना है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह कब तक है? तो वर्ष 2026 तक। याद रखना है, वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 द्वारा कर दी गई। यह कौन सा संशोधन है? तो 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो यह किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। ध्यान देना है, जो भंग किया जा सकता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, और किसकी अनुशंसा पर? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। यहाँ पर संसद से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको याद रखना है, इनसे डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्टिकल 79,
संसद का गठन, ध्यान देना है, संसद का गठन किसमें है? तो आर्टिकल 79 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। फ्रेंड्स, इसे सीक्वेंस में याद कीजिए, आप आसानी से याद कर पाएंगे। जो गठन है यह है 79। राज्यसभा की संरचना, ध्यान देना है, पहले राज्यसभा की संरचना है आर्टिकल 80, उसके बाद लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यह है अनुच्छेद 82 में। संसद के सदनों की अवधि, यह किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 83 में। संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, यह किसमें है? तो अनुच्छेद 84 में। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 85, यह है संसद के सत्र, सत्रावसन एवं विघटन। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, जिसे हम अभिभाषण कहते हैं। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके अधिकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना है, यह किसमें है? तो अनुच्छेद 88। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, यह किसमें है? तो आर्टिकल 89। यहाँ पर याद रखना है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और यह भी याद रखना है कि यह राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, यह किसमें है? तो अनुच्छेद 91 में। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न हो, यानी कि अगर सभापति या उपसभापति को हटाए जाने की संकल्प विचाराधीन है तो वह उसके अध्यक्ष नहीं होंगे। यह किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95। फ्रेंड्स, इन अनुच्छेदों को काफी ध्यान से पढ़िए, इनसे डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो। यहाँ पर ध्यान देना है, अनुच्छेद 92 और 96 देख सकते हैं। जो अनुच्छेद 92 है यह राज्यसभा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 96 यह लोकसभा से संबंधित है। इन दोनों के विषय सेम है, केवल यह डिफरेंस है कि 92 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, जबकि अनुच्छेद 96 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। अनुच्छेद 97 सभापति अथवा उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निरर्ताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निरहर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 104, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यह संसद और विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर यह समझना है कि जो लोकल बॉडीज होते हैं जैसे पंचायती राज, इनका इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, यह कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनके डिफरेंस को याद रखना है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यह संसद और विधानमंडल के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, जबकि लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? यह किस स्टेट के लिए है? तो मध्य प्रदेश 6। यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान
एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देना है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि पहले 2 एंग्लो भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। हालांकि अभी यह 104वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो याद रखना है यह कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है, तो यह है 25 वर्ष। ध्यान देना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं, तो यह आते हैं उत्तर प्रदेश से। याद रखना है कहां से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। कितनी है, तो 48। यहाँ पर बताया गया है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। याद रखना है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इनका विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है, इसका विघटन किया जा सकता है। अभी हमने देखा था लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो यह है लद्दाख। ध्यान देना है कौन है, तो लद्दाख है। परिसीमन डेलिमिशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो यह है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, यह हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि आप 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बना पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए, काफी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर बताया गया है भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित व्यय या कौन कौन से हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। यहाँ पर ध्यान देना है जो सुप्रीम कोर्ट है इनका वेतन, भत्ता एवं पेंशन ये सभी भारत के संचित निधि पर है, जबकि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है इनका पेंशन यानी कि वेतन और भत्ते या स्टेट के ऊपर भारित होते हैं, जबकि पेंशन जो होता है यह संचित निधि पर भारित होता है। तो यहाँ पर इनके डिफरेंस को समझना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन यह भी भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाए, यह भी किस पे भारित होंगे, तो भारत के संचित निधि पर। यहाँ पर बताया गया है यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो यह है 2। ध्यान देना है कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 2। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यह होता है 6 वर्ष का। ध्यान देना है जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। प्रोटेम स्पीकर काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान देना है इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। उनका जो कर्तव्य होता है यह होता है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो यह थे भर्तृहरि महताब। याद रखना है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं,
यह करते हैं किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में जब बराबर मत होता है तो इस स्थिति में यह अपना कास्टिंग वोट निर्णायक मत देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जी.वी. मावलंकर। फ्रेंड्स, कई एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, याद रखना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जी.वी. मावलंकर। यहाँ पर बताया गया है लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। याद रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो याद रखना है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? यह होता है 1 वर्ष का। फ्रेंड्स, समिति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनके मेंबर्स को भी याद रखना है कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, किस सदन के होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखना है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा। ध्यान देना है, राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा। फ्रेंड्स, नया संसद भवन, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023। याद रखना है 28 मई 2023 को। और किन के द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनको राष्ट्रपति से कंफ्यूज नहीं करना है। इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है कि इस परियोजना का नाम क्या है? तो सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय आकार का है। यह 4 मंजिला है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं। पूछा जाता है कि इसमें कितने मुख्य द्वार हैं? तो 3 है। इनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता कितना है? तो 384। और लोकसभा में बैठने की क्षमता कितना है? तो 888। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था कितना है? तो 1272। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना है लोकसभा का आंतरिक हिस्सा या राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का कमल पर। संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ध्यान देना है, स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? यह होते हैं 25। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। फ्रेंड्स, समिति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी ध्यानपूर्वक देखिएगा। संसद में सरकारी विधेयक जो गवर्नमेंट बिल होता है यह मंत्री द्वारा, ध्यान देना है, जो गवर्नमेंट बिल होता है यह किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो मंत्री के द्वारा। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है नॉन गवर्नमेंट बिल, यह मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नॉन गवर्नमेंट बिल है इसमें केवल अपोजिशन नहीं, रूलिंग पार्टी के भी वो मेंबर्स जो कि मंत्री नहीं है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे बिल को क्या कहा जाएगा? तो नॉन गवर्नमेंट बिल। जबकि जब उसे मंत्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? गवर्नमेंट बिल। तो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट बिल या केवल अपोजिशन नहीं होगा, यह रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 12। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो यह थी नरगिस दत्त। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह कौन थी? तो नरगिस दत्त। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह थी मीरा कुमार। फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। इनका जो कार्यकाल था यह था 2009 से 2014। यहाँ पर बताया गया है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य की तरह लोकसभा में भी कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? या कौन थे? तो या थे जी.वी. मावलंकर। याद रखना है, यह कौन थे? जी.वी. मावलंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? यह होता है लोकसभा के अध्यक्ष के। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो यह है संविधान। याद रखना है, इसे सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज नहीं करना है, राष्ट्रपति से कंफ्यूज नहीं करना है। यह कौन है? तो संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो यह है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है? यह किस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह केवल विधानसभा में। ध्यान देना है, यहाँ पर लोकसभा संसद का लोअर हाउस और यहाँ पर विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोअर हाउस। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा और विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो यह तैयार की जाती है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो यह होता है भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यह प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। जो इकोनॉमिक सर्वे है यह कब प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यहाँ पर बताया गया है, भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। यानी कि संसद की अनुमति के बाद ही संचित निधि से खर्च किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो यह निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। यहाँ पर साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। साधारण विधेयक इसे हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान देना है, जो ऑर्डिनरी बिल होंगे यह लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि जो धन विधेयक है मनी बिल यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि जो धन विधेयक है इसे केवल सरकार के किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल इसमें सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। ध्यान देना है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, यानी कि इसमें राज्यसभा को इक्वल पावर है, जबकि धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित अथवा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, मनी बिल में राज्यसभा को लिमिटेड पावर है या इसे संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकता। यहाँ पर बताया गया है, ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकता है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकता है। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी ध्यान से पढ़िए, 2 से 3 बार जरूर देखिए। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आप देखेंगे इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पर बताया गया ऑर्डिनरी बिल इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि जो मनी बिल होता है इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है। अभी हमने देखा था कोई विधेयक धन विधेयक है या कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ पर बताया गया है, ऑर्डिनरी बिल दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी कि इसमें संयुक्त बैठक के प्रावधान है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यानी कि ध्यान देना है, जो ऑर्डिनरी बिल है इसमें संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। मनी बिल इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं है, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। अभी हमने देखा था
जो राज्यसभा है इसे केवल 14 दिन के लिए रोक सकता है, इसके बाद या इसे पास करे या ना, इसे संसद के द्वारा पारित माना जाता है। तो इसे राज्यसभा नहीं रोक सकता और इसमें कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देना है, ऑर्डिनरी बिल, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री प्रस्तुत करता है। ध्यान देना है कि अगर लोकसभा में कोई ऑर्डिनरी बिल को कोई मंत्री प्रस्तुत करता है और यह विधेयक अस्वीकृत होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। धन विधेयक, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसे मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल को समझते हैं, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। जबकि मनी बिल, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति मनी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यानी कि याद रखना है कि धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होता है, ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। जबकि ऑर्डिनरी बिल में संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टीमेट कमेटी, जो प्राक्कलन समिति है संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी कानूनी विधेयक, लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? अभी हमने देखा था जो ऑर्डिनरी बिल होता है यह संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। याद रखना है जो कानूनी विधेयक है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल तथा फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो फाइनेंस बिल होगा इसमें भी संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, जबकि जो मनी बिल है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? अभी हमने देखा था यह कितना है तो 6 महीने का। कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है और इनके बीच का अंतराल अधिकतम कितना हो सकता है तो 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। हमने देखा था जो कंसोलिडेट फंड है इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, जबकि कंटिजेंसी फंड इसको राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। तो इनके डिफरेंस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? तो यह होता है द्वितीय वाचन में। फ्रेंड्स विधेयक के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आम बहस कब होता है तो यह द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह समापन प्रस्ताव यानी कि क्लोजर मोशन। फ्रेंड्स कट मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकता है? तो यह कितनी अवधि है? 14 दिन। अभी हमने देखा था जो धन विधेयक है इसे राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल होगा इसे 6 माह तक। इनके डिफरेंस को याद रखना है। यदि वार्षिक संघीय बजट यानी कि यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। ध्यान देना है यूनियन बजट यह मंत्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा, और अगर यह लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं तो राष्ट्रपति, और कौन अध्यक्षता करते हैं तो यह लोकसभा के अध्यक्ष। इनके डिफरेंस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यह प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी में राज्यसभा नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है या बिना किसी राज्य की सहमति से बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति की प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। लोक लेखा समिति काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
याद रखना है, या वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट इनका परीक्षण करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रित करती है? यह किनके द्वारा की जाती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्यों से एवं 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो इसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो यह हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक, डॉरी एबोलिशन बिल पर। यह कब हुई थी? तो वर्ष 1961 में। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यह करती है लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखना है, लोक लेखा समिति या किनको रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ध्यान देना है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति से कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है? यह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल को भी याद रखना है, आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है, तब इनके अगेंस्ट में विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो यह 18 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? यह होती है 1 घंटा। फ्रेंड्स, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है संसद में स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो यह होता है सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। तो याद रखना है, एडजर्नमेंट मोशन, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो यह न्यायिक समीक्षा से। याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो यह भारत की। याद रखना है, जो 0 आवर है यह भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। यहाँ पर बताया गया है लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संसद से उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आप एग्जाम में 3 से 4 नंबर आराम से लाएंगे इस वीडियो से। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके रिविजन के लिए। अब इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पार्लियामेंट से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? फ्रेंड्स, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोरम क्या होता है? तो यह होता है सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। याद रखना है, कोरम कितना होता है? तो 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अभी हमने देखा था यह कौन सा है? तो यह लद्दाख। याद रखना है, एरिया वाइज लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। फ्रेंड्स, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मनी बिल को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? यह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 110। याद रखना है, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? यह कौन है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना है, जो लोकसभा सचिवालय है यह किसके कंट्रोल में रहता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट किनसे मिलकर बनती है? तो यह किनसे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान देना है, राष्ट्रपति या इंडियन पार्लियामेंट के भाग हैं या भारतीय संसद के भाग हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने संसद के उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखें, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे इस वीडियो के बाद आप बहुत ही आसानी से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यह सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम एनसीईआरटी सार संग्रह को विस्तार के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कवर कर रहे हैं। तो सीरीज को कंप्लीट जरूर देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।